स्कूल के दिनों में हमें रोजाना क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना कराया जाता था। चूंकि हम सरकारी स्कूल में थे तो कभी कभार प्रेयर भी करा दिया जाता था, जिसमें कभी दोनों हाथों को ऊपर कराया जाता था तो कभी दोनों हाथों और सीने के बीच 90 डिग्री का कोण बनवाया जाता था। कई बार लेफ्ट राइट करके ग्राउंड में चलवाया जाता था। इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे बेहोश होकर गिर जाते थे। हालांकि कुछ बच्चे जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग करते थे, क्योंकि ये जो लेफ्ट राइट की एक्टिविटी होती थी वो बहुत टफ पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी। स्कूल से पास होकर जब कॉलेज पहुंचा तो दोस्तों के बीच अक्सर लेफ्ट राइट की चर्चाएं सुनता था और इसके साथ राजनीतिक पार्टियों का नाम भी सुनता था। तब समझ नहीं पाता था कि ये लेफ्ट राइट हमारे स्कूल के परेड से निकलकर कब राजनीति में दाखिल हो गया। और दाखिल भी इस तरह हुआ कि आज बिना लेफ्ट और राइट के भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों की राजनीति को हम समझ नहीं सकते। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की उत्पत्ति यानी इन्वेंशन कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होता है, इनकी विचारधारा क्या कहती है, मतलब आइडियोलॉजी क्या कहती है, मौजूदा हिंदुस्तान की राजनीति में लेफ्ट विंग और राइट विंग की क्या भूमिका है और इन दोनों में से कौन सी आइडियोलॉजी सही है, एक आम इंसान को कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं नैयर आजम और आप देख रहे हैं आज़ाद सोच। जिस तरह से हमें सामान्य जीवन जीने के लिए दो हाथों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह भारत समेत कई देशों के राजनीति में बने रहने के लिए विचारधारा की ज़रूरत होती है। और उन सभी विचारधाराओं में मुख्य रूप से दो विचारधारा माना जाता है, जिसमें से एक है लेफ्ट विंग और दूसरा है राइट विंग। लेकिन इसकी शुरुआत को समझने के लिए हमें फ्रांस जाना होगा और वो भी आज से करीब 250 वर्ष पीछे की वहाँ की राजनीति को देखना होगा। साल 1789 की बात है, तब फ्रांस में राजतंत्र था, हालांकि संसद भी एक्टिव था। साल 1789 था और गर्मी का मौसम था। फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्य संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जमा हुए, लेकिन इस समय फ्रांस के 16वें किंग थे, किंग लुई। उनको कितना अधिकार, कितनी शक्तियाँ दिया जाए, इस पर सदस्यों में काफ़ी मतभेद था। मतभेद इतना कि सदस्य दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा उन लोगों का था जो राजशाही को सपोर्ट करते थे और दूसरा हिस्सा वे थे जो राजशाही के खिलाफ थे। दोनों गुट अपने बैठने की जगह बांट ली। राजशाही के विरोधी क्रांतिकारी सदस्य पीठासीन अधिकारी के बाईं ओर बैठ गए, जबकि राजशाही के समर्थक यानी कंजर्वेटिव सदस्य पीठासीन अधिकारी के दाईं ओर बैठ गए। इस तरह से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। राइट विंग को कंजर्वेटिव यानी दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी नाम से जाना जाता है, वहीं लेफ्ट विंग को रिवॉल्यूशनरी, रिफॉर्मिस्ट और वामपंथी जैसे नामों से जाना जाता है। अब समझ लेते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या है और उसकी विचारधारा क्या कहता है। लेफ्ट विचारधारा से जुड़े लोगों का मानना है कि समाज के हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यह विचारधारा बदलाव और प्रगति को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इसके अलावा यह अमीरों को से ज़्यादा टैक्स वसूलने की बात कहती है ताकि बराबरी का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस विचारधारा में राष्ट्रवाद का मतलब सामाजिक बराबरी होता है और ये धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं। लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, विदेशों से अच्छा संबंध रखने में विश्वास रखते हैं, समलैंगिक विवाह और अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं, डेथ पेनाल्टी के खिलाफ होते हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। वहीं राइट विंग की बात करें तो ये लेफ्ट के बिल्कुल विपरीत सोचते हैं, मतलब उल्टा सोचते हैं। इस विचारधारा को रूढ़िवादी विचारधारा माना गया है। इनकी आर्थिक नीति में कम टैक्स वसूलने की बात कही गई है। इसमें अधिकारियों, परंपराओं और राष्ट्रवाद को अहम दर्जा दिया गया है। आमतौर पर ये बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। डिक्टेटरशिप, वन मैन रूल में ये बिलीव करते हैं। अपने संस्कारों से हमेशा जुड़े रहते हैं। बहुत राष्ट्रवादी होते हैं। धर्म और बराबरी को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। समलैंगिक विवाह, अबॉर्शन और इमिग्रेशन को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते हैं। इसको और आसान भाषा में समझे तो जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दों पर फोकस करते हैं उसे लेफ्ट विंग वाले कह सकते हैं, और जो किसी देश को एक विशेष धर्म संप्रदाय का बनाना चाहे उसे राइट विंग कहते हैं। जैसे अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाने में विश्वास रखता है तो उसे राइट विंग वाले कह सकते हैं। ये तो हो गई लेफ्ट और राइट की बात। अब समझ लेते हैं कि दोनों में से सही कौन है। देखिए, पूरी तरह से दोनों में से कोई सही नहीं है और इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है। 1950 के दशक में चीन में माओ थे और इनसे पहले रूस में स्टालिन थे जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट थे। और उस दौर में चीन और रूस का क्या हुआ ये जग जाहिर है।
वहीं 1940 के दशक में जर्मनी में हिटलर थे जो एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट थे, और फिर उस दौर में जर्मनी का क्या हुआ ये भी जग जाहिर है। इसलिए एक बात तो साफ है कि दोनों में से कोई भी आइडियोलॉजी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन लेफ्ट और राइट के बीच में एक सेंटर भी आता है और कुछ राजनीतिक पार्टी खुद को यहीं रखना पसंद करते हैं। इसमें यह होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें लेफ्ट विंग से उठा लेते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें राइट विंग से उठा लेते हैं। एक आम नागरिक को हमेशा सेंटर की पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। भारत की बात करें तो बीजेपी, AIMIM और इनके जैसे आइडियोलॉजी रखने वाले पार्टियों को दक्षिणपंथी यानी राइट विंग कहा जाता है। वहीं CPI, CPIM, CPIML को वामपंथी यानी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट कहा जाता है। कांग्रेस, राजद, जदयू, सपा, बसपा और TMC और TRS को सेंटर टू लेफ्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पार्टियां सेंटर की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और अगर कभी अपने अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करती है तो लेफ्ट की तरफ जाना पसंद करती है। वहीं आम आदमी पार्टी, BJD और YSR कांग्रेस सेंटर टू राइट जाना पसंद करती है। मतलब वही कि ये अपने अंदर परिवर्तन करती भी है तो राइट विंग की तरफ जाना पसंद करती है। अभी देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और ये राइट विंग को फॉलो करती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी और सेंटर की पार्टी कांग्रेस लेफ्ट की तरफ झुकाव, मतलब कांग्रेस का लेफ्ट की तरफ झुकाव दिख रहा है। ऐसे मामलों में एक राजनीतिक विश्लेषक ने दिलचस्प बात कहा है कि राइट जब बहुत ज़्यादा राइट होने लगता है तो सेंटर का झुकाव अपने आप लेफ्ट की तरफ होने लगता है, और अगर ये झुकाव राइट की तरफ हो तो लोकतंत्र मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए सेंटर का लेफ्ट जाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि लेफ्ट विंग और राइट विंग का सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।